एनर्जी और सरफेस टेंशन पे, पृष्ठ ऊर्जा और पृष्ठ तनाव पे। जैसे मैं पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ बोला कि ये चीज़ आप 11th में देखे हैं, अच्छे से आता है आपको। और जितना आप लोग क्लास 11th में देखे हैं उससे कम हम लोग अभी बीएससी पार्ट 1 पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे बात करें सरफेस टेंशन की, कुछ याद आ रहा है सरफेस टेंशन के बारे में? जैसे आप लोग कहते हो कि ब्रश को अगर पानी के अंदर डुबो देते हैं तो ब्रश के जो हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, वो फैल जाते हैं, देखा? और अगर उसको पानी से बाहर निकल लें तो सब के सब आपस में चिपक जाते हैं। ये कारण याद है आपको? दूसरा, आप लोगों ने यह भी कहा कि पानी की जो बूंदें होती हैं, या पानी को अगर आप पानी में अपनी उंगली डिप करिए, डुबाइए और बाहर निकालेंगे तो आप देखते हैं कि पानी की जो बूंद होती है पहले अपने आप को गोल बना लेता है। क्यों गोल बनाता है ना? याद आया? और आप ये भी कहते हैं कि पानी के ऊपर जो स्थिर पानी होता है, पानी अगर गड्ढे में कहीं भर गया रहता है तो कहते हैं उसमें मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए, जिससे उसके ऊपर जो मच्छर होते हैं या उसके जो और दूसरी चीज़ें जो पानी के ऊपर रहती हैं वो मर जाती हैं। या पानी के ऊपर मच्छर को कभी तैरते देखा? स्थिर पानी के ऊपर मच्छर तैर रहा होता है, देखा है? ऐसा क्यों होता है ये? तो कहते हैं कि जो ये लिक्विड है, जो पानी है, जो स्थिर रहता है, स्थिर जो पानी होता है, इसका जो अपर लेयर है वो तनी हुई झिल्ली की भांति काम करता है। पॉलीथीन देखे हो ना? अगर कोई मजबूत सा पॉलीथीन है उसको खींच दो, आप ऐसे खींचने की कोशिश करिए, खींचने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगता है वो तनाव सा महसूस कर रहा है। और उसकी टेंडेंसी कैसी है कि जैसे आप उसको छोड़ें वो चाहता है अपने आप को सिकोड़ ले। करके देखिए तो, एक पॉलीथीन लिया, उसको खींचा, एकदम मत खींचना, फट जाएगा, थोड़ा खींचा, खींच के अगर छोड़ दें तो अपने आप को सिकोड़ लेता है। मतलब ये जो लिक्विड है, स्थिर द्रव होता है, उसका जो ये ऊपरी सतह है वो तनी हुई झिल्ली की भांति काम करता है। मतलब इसमें तनाव आ जाता है। कैसा तनाव? जिससे ये अपने एरिया को, अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को कम से कम कर सके। क्लियर है? मतलब पृष्ठ तनाव जो होता है वो प्रॉपर्टी है किसका? किसी स्थिर लिक्विड के फ्री सरफेस का, जो जो कैसे बिहेव करता है? लाइक इलास्टिक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रांस के टाइप का, तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, जो कम से कम क्षेत्रफल लेना चाहता है। कम से कम क्षेत्रफल लेना चाहता है मतलब द्रव के बूंद गोलाकार हो जाते हैं, अपने आप को गोल कर लेता है। गोल क्यों करता है? ताकि पृष्ठ क्षेत्रफल कम से कम हो जाए। तो ये जो गुण है इसी को हम लोगों ने नाम दिया है पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव के लिए क्या कहते हैं आप? यहां एक बल काम कर रहा है इस पूरे लेंथ पे। अगर इस लेंथ पे ध्यान दें आप, इस वाले हिस्से पे, तो इस पे एक बल काम कर रहा है। कैसा बल काम कर रहा है? जिसकी टेंडेंसी अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की है, जो सतह के पृष्ठ क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहता है। और इस बल का मान, ये जो बल है वो लंबाई पर डिपेंड करेगा इस पे। तो अगर F इज प्रोपोर्शनल टू L है तो F बराबर TL आ जाएगा। ये जो T है ना, ये जो T है इसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो T की वैल्यू F बाई L, फोर्स बाई लेंथ, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। और इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो mt-2 आएगा। ये तो 11th की बात। थोड़ा सा और 11th को ही रिवाइज करते हैं। करें? अगर आप मेरे से पूछें कि सरफेस टेंशन का कारण क्या है ना, तो इसकी मॉलिक्यूलर थियरी क्या है, आणविक सिद्धांत क्या है सरफेस टेंशन का, तो उसके लिए आप लोगों ने 11th में एक डायग्राम बनाया था, शायद याद हो। ये पानी है, ये जो ABCD दिख रहा है, मान लीजिए ये आपके लिक्विड का अपर लेयर है। यहाँ 3 एटम पे बात करेंगे। ये वाला जो एटम है यहाँ जहाँ पेन है, ये 1 नंबर का एटम है, ये 2nd नंबर का एटम है और ये 3rd नंबर का एटम है।
तीनों के पोजीशन पे ध्यान दीजिए तो ये पानी के अंदर पूरा का पूरा है, इसका पार्शियल भाग बाहर है और इसका आधा भाग पानी के बाहर और आधा भाग पानी के अंदर है। अगर एटम 1 की बात करें आप तो ध्यान दीजिएगा, इसके चारों ओर एटम्स हैं, इसके चारों ओर ये अपने एटम से इक्वली घिरा है और हर एटम इस पे नेट फोर्स अपने अपने डायरेक्शन पे लगाएगा। मतलब इधर का एटम भी, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी, सब। तो इस पे नेट फोर्स कितने हैं? 0 है। एक नंबर के अगर एटम की बात करें तो ये हर डायरेक्शन में इक्वल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन देख रहा है, तो इस पे नेट फोर्स की जो वैल्यू होगी, कुल बल का मान होता है 0 होता है। दूसरी स्थिति इस पे आ जाइए, इसका कुछ हिस्सा बाहर है। कुछ हिस्सा बाहर है कहने का मतलब इस एटम 2 पे अनइक्वल फोर्स लग रहा है और डाउनवर्ड फोर्स का मान, नीचे की ओर जो बल लग रहा है उसका मान ऊपर की ओर लगने वाले बल की अपेक्षा बहुत अधिक है ठीक। इस सेकंड नंबर के एटम की अगर बात करें तो इस पे नीचे की ओर अधिक बल काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर तीसरे पे आते हैं, तीसरे पे देखिए ऊपर गैस है, लिक्विड से बाहर हो गया और अंदर इधर लिक्विड है। तो जब अंदर लिक्विड है तो नीचे की ओर का जो फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, उस ऊपर की ओर जो गैस के मॉलिक्यूल के साथ इसका फोर्स लग रहा होगा उससे अधिक होगा। ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है उसकी अपेक्षा मॉलिक्यूल नंबर 3 पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की ओर वो ज्यादा है। तो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है अपवर्ड फोर्स से। मतलब इसमें क्या आ गया है? पोटेंशियल एनर्जी आ गया। पोटेंशियल एनर्जी क्यों? अरे भाई, इसको अगर ऊपर होल्ड करके रखना चाहते हो आप, इस मॉलिक्यूल को सरफेस पे बनाए रखना चाहते हो ए बी में, तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। नहीं तो भैया ये तो नीचे जाना चाहता है। मतलब कोई भी एटम इस सरफेस पे नहीं रहना चाहेगा। क्यों नहीं रहना चाहेगा? आप लोग कहते हो ना कि पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम केस पे 0 होनी चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जैसे एक पनिशमेंट नहीं देते स्कूल में कि दोनों हाथ ऊपर करके खड़े रहो, तो हाथ तो अगर स्थिर ऊपर खड़े करके रखेंगे आप, मतलब हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तो दर्द जल्दी शुरू हो जाता है। हाँ, हल्का फुल्का हिलाना शुरू कर दीजिए, फिंगर को मूव करना शुरू कर दीजिए, तो स्टेबिलिटी बनी रहती है। कई बार स्कूल असेंबली में आप लोग देखे हैं कि बहुत देर तक अगर खड़े होना है तो जो पीटी टीचर होते हैं क्या बोलते हैं? अपने टो को, मतलब पैर की उंगलियों को हल्का फुल्का मूव करवाते रहिए। इससे क्या होता है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और आप खड़े रहेंगे, नहीं तो गिरने के चांस बन जाते हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि इस पे नीचे की ओर जो बल लग रहा है ऊपर की अपेक्षा ज्यादा है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी अधिक है, स्थितिज ऊर्जा अधिक है। और स्थिर अवस्था में या साम्यावस्था के लिए क्या होता है? हर एक चीज अपनी स्थितिज ऊर्जा को कम से कम रखना चाहता है। तो ऊपर ये जो सरफेस है ये क्या चाहता है? भाई ये अपना सरफेस एरिया को कम से कम करना चाहता है। क्यों? ताकि ऊपर कम से कम अणु रहें, और कम से कम अणु रहेंगे तो इनको संभालना आसान होगा। कम से कम अणु रहेंगे तो संभालना आसान रहेगा। तो इस लिक्विड के सरफेस में एक टेंडेंसी बन गई, एक गुण बन गया। कैसा गुण बन गया? जिससे ये अपने सरफेस एरिया को, ऊपरी क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहता है। तो ये जो टेंडेंसी है ना कम से कम करने की, ताकि कम से कम मॉलिक्यूल ऊपर रहें, कम से कम मॉलिक्यूल ऊपर रहेंगे तो स्थितिज ऊर्जा को बैलेंस करना आसान हो जाएगा। तो ये तनाव सा आ गया है ना भाई, कम लोग रहें, कम लोग रहें, कम लोग रहें। इसी को हम लोगों ने नाम दिया है पृष्ठ तनाव का। ठीक, इसको लिखिए आप। क्या लिखेंगे भाई? हम लोग लिखेंगे इसको कि पृष्ठ तनाव का आणविक सिद्धांत क्या है, मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन। यहां आपने क्या कहा? एबीसीडी एक सतह लिया है और यहाँ एक नंबर का जो मॉलिक्यूल है वो पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर है और इस पर सभी अणु सभी दिशाओं में इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स इस पे 0 है। ये पहले के लिए। बोलिए, समझ में आया? चलिए दूसरे पे आते हैं। तो दूसरा जो है वो कहाँ है? इसका थोड़ा सा भाग बाहर है। थोड़ा भाग बाहर है तो क्या लग रहा है? इस पर नेट फोर्स नीचे की ओर बहुत ज्यादा लग रहा है। मतलब ऊपर को तो कंपेयर ही नहीं करेंगे, बहुत कम है। इसका मतलब इसकी टेंडेंसी नीचे ही है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। थर्ड वाले पे आते हैं। अगर थर्ड पे तो आधा हिस्सा बाहर है, आधा हिस्सा अंदर है, तो अंदर की ओर का जो फोर्स होगा वो बाहर की ओर के फोर्स से ज्यादा होगा, इसलिए इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, है ना। अब
कोई भी सिस्टम होता है वो चाहता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो। कम से कम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब ऊपर का क्षेत्रफल कम से कम होगा, और कम से कम क्षेत्रफल होने से क्या हो जाएगा? अणुओं की संख्या कम हो जाएगी। तो क्षेत्रफल को कम करने का गुण आ गया। तो क्षेत्रफल को जो कम करने का गुण है उससे क्या होता है? ये तनी हुई झिल्ली की भांति काम करने लगता है, इस पर तनाव आ जाता है। इसी को आप लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? एक चीज और समझिए, ऊपर जो एटम है उसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। ऊपर जो एटम है उसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा है कहने का मतलब क्या? कुछ ना कुछ ऊर्जा है ऊपर में। तो उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, उस ऊर्जा के लिए देखिए, आप क्या बोलते हैं कि तरल के पृष्ठ के जो अणु होते हैं उसकी आंतरिक अणुओं की तुलना में अतिरिक्त ऊर्जा को पृष्ठ ऊर्जा कहा जाता है। नहीं समझ में आया? नीचे जो अणु रहेंगे वो बैलेंस रहते हैं ना, उनकी एनर्जी जीरो थी, एक नंबर वाला, दो नंबर वाला। और जो ऊपर है, जो आधा हिस्सा बाहर है आधा हिस्सा नीचे है, उसके लिए आपने कहा था कि इसकी एनर्जी अन्य की तुलना में बहुत अधिक होगी। मतलब क्या? मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा अणु अगर ऊपर रखना चाहते हैं आप सरफेस पे, तो आपको कार्य करना पड़ेगा। तो जितना कार्य आपको करना पड़ेगा उसी को हम लोग पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। रिक्त ऊर्जा सतह के अणुओं पे होगी, उसी को पृष्ठ ऊर्जा कहेंगे। या किसी तरल के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा उसी को पृष्ठ ऊर्जा कहेंगे। कहते हैं बना के रखना है, क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहता है, तो अगर स्टूडेंट की संख्या बढ़ानी है, बच्चों की संख्या बढ़ानी है, तो उसको बोलना पड़ेगा ना, नहीं भाई डरो मत, संभाल सकते हो आप, ज्यादा बच्चे रहेंगे तो भी संभल जाएंगे। तो कार्य करना पड़ेगा ना, ज्यादा जोर जोर से चिल्लाना पड़ेगा। समझ में आया पृष्ठ ऊर्जा? इसका फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, अगर कार्य और क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने में आवश्यक जो कार्य होता है, तो सूत्र क्या लिखें इसका? तो इसको लिए लिख सकते हो आप, कार्य डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल में वृद्धि, लिख सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक है जिस पे हमको बात करनी है, वो है पृष्ठ ऊर्जा और पृष्ठ तनाव के बीच का संबंध क्या है। इसके लिए इस डायग्राम पे आइए। मान लेते हैं एक फ्रेम है, ए बी सी डी, एक फ्रेम है, दिखा? ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, एक फ्रेम है। इस पे एक तार लगा दिया है आपने, पीक्यू एक तार है जो फ्रिक्शनलेस है और आगे पीछे आसानी से खिसक सकता है। इस फ्रेम को जब आप साबुन के घोल में डुबा देंगे तो इस पे इस तरीके का एक फिल्म बन जाएगा, बनेगा। मतलब इसको आगे से देखेंगे तो भी फिल्म दिखेगा, पीछे से देखेंगे तो भी फिल्म दिखेगा। मतलब आपके फिल्म के दो सरफेस हो गए, आपकी ओर वाला और आपके अपोजिट की ओर। नहीं समझ में आया? भाई अगर फ्रेम को पानी में डुबाएंगे तो फिल्म बनेगा। तो फिल्म बना तो एक सतह इसका किसकी ओर होगा? आपकी ओर, और एक सतह आपके पीछे जो नहीं दिख रहा है। नहीं समझ में आ रहा? दो सरफेस बने ना, ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस फिल्म में एक सरफेस टेंशन काम करने लगता है टी, जो इसको अंदर की ओर खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि इस सरफेस की टेंडेंसी है कि अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को कम से कम करे। किस कारण? पृष्ठ तनाव टी के कारण। अब मान लेते हैं इस पे आप बहुत कम फोर्स लगाना ना, बहुत जोर से लगाओगे तो फिल्म ब्रेक हो जाएगा। एकदम थोड़ा सा फोर्स लगाया और इसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट ला करके इसको नए पोजीशन पी डेस क्यू डेस पे ले आए। मतलब पहले जो क्षेत्रफल इतना था उसमें इतने की वृद्धि कर दी। कितने की वृद्धि कर दी? एल गुणा एक्स की, एल गुणा एक्स की किया है। तो ऐसा करने में तो कार्य करना पड़ा होगा, उसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखिए आप भाई, बता दीजिए। ए बी सी डी एक फ्रेम है जिस पर एल लंबाई का एक पी क्यू वायर है जो आगे पीछे खिसक सकता है। जब इसको साबुन के घोल पर डुबाते हैं तो इसमें दो फिल्म बन जाती है, नीचे और ऊपर। और इस पर पृष्ठ तनाव के कारण एक बल एफ काम करने लगता है अंदर की ओर, और ये अंदर की ओर मूव करने लगेगा। तो इस केस में पृष्ठ तनाव के कारण तार पर बल कितना होगा? F इक्वल टू 2TL। 2 क्यों भाई? ऊपर वाले पृष्ठ के लिए और
नीचे वाले पृष्ठ के लिए, तो कुल बल इस पे कितना लग रहा है, 2TL लग रहा है। क्लियर हुआ यहां तक? आगे चलो, आगे गए तो आप क्या कहते हो कि PQ पे बल लगा करके इसको x डिस्प्लेसमेंट लाते हैं। x डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करेंगे आप? F इंटू एक्स। F कितना है, 2TL, और x कितना हो गया, 2TLx। ये निकल गया आपका कार्य। अब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ उसको निकाल लीजिए। क्षेत्रफल में वृद्धि निकालेंगे तो L इंटू एक्स होगा, ऊपर वाले का और नीचे वाले का। ऊपर वाले सरफेस के लिए L इंटू एक्स, नीचे वाले सरफेस के लिए L इंटू एक्स, तो 2Lx आ गया। क्षेत्रफल में वृद्धि, कार्य बटे क्षेत्रफल में वृद्धि को पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। पृष्ठ ऊर्जा का फॉर्मूला लिखिए और उसमें ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो कार्य का वैल्यू रखा 2TLx डिवाइडेड बाई 2Lx, मतलब ये जो पृष्ठ एनर्जी है वो वास्तव में T ही है। मतलब सरफेस एनर्जी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। ठीक है, संख्यात्मक मान, पृष्ठ ऊर्जा का संख्यात्मक मान पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। ये है आपका इन दोनों के बीच का संबंध। समझ में आया? देखिए, पृष्ठ तनाव क्या है, फॉर्मूला क्या है, पृष्ठ एनर्जी क्या है, मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, और इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये पूरे टॉपिक हैं इस लेक्चर में। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके। अब एक बात और करते हैं। मान लेते हैं एक बड़े आकार का बूंद है आपके पास, ड्रॉप है बड़े आकार का, उसको n छोटे छोटे ड्रॉप में बांटना है। इस पे एक डिस्कशन करते हैं कि कितना कार्य करना पड़ेगा आपको बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में बांटने के लिए, मतलब बड़ा पत्थर को छोटे 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 गिट्टी के टुकड़े बनाने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है। तो हम लोग इसमें किस में बात कर रहे हैं, ड्रॉप के लिए। तो मान लेते हैं आपके पास एक बड़ा सा ड्रॉप है जिसका रेडियस कैपिटल R है, उसको n छोटे ड्रॉप में बांटना है जिनका रेडियस स्मॉल r है। लिखा? इसका मतलब जो बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम होगा वो छोटे ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल होगा। n छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम बड़े ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल होगा। बोलिए हाँ, मतलब n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होगा। क्लियर है बात? अब एक चीज समझिए, अगर इसमें 4/3 पाई 4/3 पाई को कैंसिल करवा दे तो आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब बाई एन होगा। इसको r बाई एन टू दावर 1/3 आप लिख सकते हैं। डाउट तो नहीं हो रहा? देखिए, आर क्यूब निकालेंगे तो आर क्यूब बाई एन होगा, और इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो एन का क्यूब रूट और आर, ये निकला आर। एक चीज और समझिए, अब हम लोग इसको एन छोटे छोटे पार्ट में बांट दिए हैं। एन छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे तो बूंद का जो प्रारंभ में सरफेस एरिया था बड़े बूंद का, वो कितना था, 4πr² था। अब जब एन छोटे बूंदों में बांटेंगे, इसको एन छोटे छोटे ड्रॉप में बांट देंगे, तो अंतिम जो पृष्ठ क्षेत्रफल आ रहा है वो n इंटू 4πr² होगा। क्लियर है बात? मतलब यहां पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन कितने का आया, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हुई। देखिए, होना तो इतना ही था, लेकिन इतना होगा नहीं, इतना होगा नहीं, इससे कुछ ज्यादा हो रहा है, इससे कुछ ज्यादा हो रहा है। तो देखिए, r की वैल्यू अगर रख दूं मैं, r बाई एन टू दावर 1/3, तो 4πn r बाई एन टू दावर 1/3 का स्क्वायर। देखिए, मैंने क्या कहा, बड़े बूंद का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, छोटे बूंद का पृष्ठ क्षेत्रफल n इंटू 4πr² है। r की वैल्यू अगर रख दें तो 4πn r बाई एन टू दावर 1/3 का स्क्वायर, और इसको अगर सिंपल करें तो 4 पाई यहाँ n टू दावर 1 है और यहाँ n टू दावर 2/3 है, यहाँ 2 है इसलिए, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 पाई n टू दावर 1 माइनस 2/3 r², और यहाँ 1 माइनस 2/3 कहने का मतलब 1/2 हो जाएगा, तो 4 पाई n टू दावर 1/3 r²। अब क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हुई या परिवर्तन कितने का हुआ, तो अंतिम में
प्रारंभिक को माइनस कर दीजिए, 4πn⁻⁴ r² मतलब -4πr², कॉमन निकालिए इसको, तो 4πr²n⁻⁴ -1 आया। देखिए भाई, ये पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल लिया आपने, निकाला है, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि इतने का है। अब क्या करें, अब क्या करें? एक काम करिए, यहां आप पहले से ही जानते हैं कि पृष्ठ ऊर्जा जो होती है कार्य और पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के बराबर होती है, तो हम लोग को कार्य ही तो निकालना था। पृष्ठ ऊर्जा आपने कहा था टी के इक्वल, कार्य कार्य 4πr²n⁻⁴ -1, तो कार्य की वैल्यू कितनी, 4πr²t n⁻⁴ -1। ये है आपका कार्य। क्या, किस चीज का कार्य? बड़े बूंद को छोटे बूंदों में बांटने में किया गया कार्य। एक प्रश्न है, एक बड़े साइज का ड्रॉप है मान लीजिए, और ये भी मानिए कि उसको 27 छोटे बूंदों में बांटना है। क्या करना है आपको? एक बड़ा बूंद लेना है और उसको 27 छोटे बूंदों में बांटने हैं, और 27 छोटे बूंदों में बांटने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। बोलिए कितना आएगा? क्वेश्चन समझ में आया? आया जी? बड़े ड्रॉप को 27 छोटे ड्रॉप में बांटने में कितना कार्य करना पड़ेगा उसको निकाल के दिखाइए, ये मेरा प्रश्न है। कितना आएगा बताइए? तो भाई n की जगह कितना रखेंगे? 27, 27 का पावर 1/3 मतलब 3 टू द पावर 1/3, 3³ टू द पावर 1/3, नहीं 27 है तो 3 और 3 कैंसिल, 3 - 1 यानी कि 2, तो 8πr² × t इतना कार्य करना पड़ेगा। समझ में आया?